Hi, welcome in BSc PCM classes. Today, I, Dr. Aman Kumar, will discuss about the motion of a body in an inertial reference frame. Motion of a body, motion of a body in an inertial reference frame. अब हम मान लेते हैं दो रेफरेंस फ्रेम। एक रेफरेंस फ्रेम जो रेस्ट की पोजीशन में है और दूसरा रेफरेंस फ्रेम जो मूविंग है। मान लेते हैं एक्स वाई जेड एक रेफरेंस फ्रेम है जिसको हम एस डैश मान लेते हैं और एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एक दूसरा रेफरेंस फ्रेम है जिसको हम लोग एस डैश मान लेते हैं। यह रेफरेंस फ्रेम रेस्ट में है और यह रेफरेंस फ्रेम मूविंग है, मूविंग with constant velocity और constant velocity वेक्टर v। मान लेते हैं कि वो आपका ऑब्जर्वर है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ओ डैश इज द ऑब्जर्वर ऑन द सरफेस ऑफ मून। और मान लेते हैं एक बॉडी यानी मार्स। अब हम मार्स का जो पोजीशन वेक्टर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ओ और विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ओ डैश यानी ओ डैश के रिस्पेक्ट में आर डैश लेते हैं और मान लेते हैं कि ये जो रेफरेंस फ्रेम है यह एस डैश जो मूविंग है एट एनी इंस्टेंट, इसका पोजीशन वेक्टर आर है। तो अब हमको इसमें डिस्कस करना है कि यदि मार्स का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ओ इज गिवन, यानी यदि मार्स का वेलोसिटी ऑब्जर्वर ओ के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है तो मार्स का वेलोसिटी ओ डैश के रिस्पेक्ट में कितना होगा। उसी तरह से जब हम मार्स का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ओ के रिस्पेक्ट में दिया हुआ होगा तो फिर मार्स का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ओ डैश कितना होगा। उसके बाद फिर हम यह देखेंगे कि फोर्स जो एक्सपीरियंस्ड हो रहा है बाय द बॉडी यानी मार्स वह किसके रिस्पेक्ट में यानी ओ डैश और ओ के रिस्पेक्ट में उसके बीच क्या रिलेशन आएगा। तो यहाँ पर तो हम लोग डिस्कस किए हैं कि आपका इस सब सारा जो फिगर में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग एज यूजुअल जो समझ रहे हैं उसी को हम क्वेश्चन करते हैं। अब हम फ्रॉम द एडिशन ऑफ वेक्टर्स, फ्रॉम द एडिशन ऑफ वेक्टर्स ओ डैश प्लस ओ डैश, इसको हम P मान लेते हैं। ओ डैश P इजकल टू OP और यहाँ से ओ डैश ये हो जाएगा आपका वेक्टर R प्लस ओ डैश P यानी वेक्टर R डैश इज इक्वल टू वेक्टर R, that is vector r dash is equal to vector r माइनस कैपिटल R। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं।
अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को डिफ्रेंशिएशन करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी differentiating equation first with respect to time t, we get dr dash upon dt is equal to dr upon dt minus d capital R upon dt, और इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब चूंकि एस डैश जो रेफरेंस फ्रेम है उसका वेलोसिटी भी दिया हुआ है, इसका मतलब है कि डी आर अपॉन डी कैपिटल आर अपॉन डी टी, यह आपका वेलोसिटी वेक्टर v के बराबर होगा। यानी फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ से डी आर डैश अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी माइनस वेक्टर v। अब यहाँ पर डी आर डैश बाई डी टी और डी आर अपॉन डी टी ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो डी डी आर डैश अपॉन डी टी ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बॉडी, जिसको हम लोग मास लिए हैं यानी p के रूप में, विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ओ डैश डी आर अपॉन डी टी ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बॉडी p यानी मास with respect to an observer O, और डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू वेक्टर v, यानी ये होगा वेलोसिटी ऑफ रेफरेंस फ्रेम, वेलोसिटी ऑफ मूविंग रेफरेंस फ्रेम, reference frame s dash with respect to reference frame s। Again differentiating equation 3 with respect to time t, again differentiating equation 3 with respect to time t, d upon dt dr dash upon dt is equal to d upon dt dr upon dt minus d by dt वेक्टर v। तो यहाँ से हो जाएगा डी स्क्वायर वेक्टर r अपॉन dt का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
डी स्क्वायर वेक्टर आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर माइनस डी वी अपॉन डी टी। since vector v is constant, hence this implies dv upon dt is equal to 0, that is डी स्क्वायर वेक्टर आर डैश बाय डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर वेक्टर आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर, इसको 4 मान लीजिए, इसको 5 मान लीजिए। अब हम क्या करते हैं, चूंकि ये जो है यह क्या रिप्रेजेंट करता है, यह रिप्रेजेंट करता है एक्सीलरेशन को, यानी एक्सीलरेशन ऑफ ए मूविंग बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ओ डैश, और ये रिप्रेजेंट करता है एक्सीलरेशन ऑफ ए मूविंग बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ओ। डी स्क्वायर आर डैश बाय डी टी का होल स्क्वायर एंड एक्सीलरेशन ऑफ मूविंग बॉडी, यहाँ पर हम मास लेते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ओ डैश, फिर डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, एक्सीलरेशन ऑफ मूविंग बॉडी with respect to an observer ओ। फ्रॉम इक्वेशन 5 से क्या देख रहे हैं कि जो एक्सीलरेशन है बॉडी का विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम एस और एट एस डैश के रिस्पेक्ट में इक्वल आता है। So from equation 5 we see that the acceleration of a moving body is equal to the reference frame S and S that is the acceleration of a moving body is
equal with respect to an observer O and O dash। अब हम क्या करते हैं कि इसमें हम मास से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी मल्टीप्लाइंग बाय मास बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 5। मल्टीप्लाइंग जब करते हैं हम, मल्टीप्लाइंग बाय मास m both side of equation 5, we get this implies ma dash is equal to ma, यानी फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और यहाँ से हो जाएगा एफ डैश इज इक्वल टू एफ, यानी फोर्स एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। दैट इज यहाँ से आ जाएगा एफ डैश इज इक्वल टू एफ, दैट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए मूविंग बॉडी is equal with respect to both observer O and O dash। इसी तरह से यदि हम बहुत सारे इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम ले लें तो इसमें हम लोग यही पाएंगे कि जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड हो रहा है बाय द मूविंग बॉडी वह सभी इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में इक्वल आएगा। इसका मतलब यह हो गया कि यहाँ पर लॉज ऑफ फिजिक्स मीन्स हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन या केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, वह इक्वली अप्लीकेबल है इन एन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। यानी कहने का मीनिंग ये हो गया कि द लॉज ऑफ फिजिक्स आर इक्वली अप्लीकेबल इन ऑल इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। That is the force experienced by a moving body is equal with respect to reference frame S and S dash। Therefore we can say that we can say that the force experienced by a moving body is equal with respect to all inertial reference
frame. Thus we can say that thus we can say that the laws of physics are equally applicable in all inertial reference frame. Inertial reference frame। हाँ, इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे द मोशन ऑफ ए बॉडी इन एन नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। यानी जब हम रेफरेंस फ्रेम नॉन इनर्शियल लेंगे तो उसमें जो मोशन होगा वह किस तरह से बिहेव करता है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो आज बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। ओके, थैंक यू।